वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थे। ये क्राइसिस तब पैदा हुए जब सोवियत यूनियन ने 1962 में क्यूबा में कुछ मिसाइल्स रखे थे। ठीक है, तो उसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैं क्या। इसके बाद हम बे ऑफ पिग्स इन्वेजन देखेंगे कि जब अमेरिका ने क्यूबा में इन्वेड किया था। और उसके बाद हम प्लेसमेंट देखेंगे कि कैसे सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपने मिसाइल डिप्लॉय किए और डिप्लॉयमेंट हम बाकायदा तौर पर देखेंगे। फिर हम इसका यूनाइटेड स्टेट्स का रिस्पॉन्स देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपने मिसाइल डिप्लॉय किए तो यूएस ने क्या रिस्पॉन्ड किया। और फिर हम एंड देखेंगे कि ये क्राइसिस कैसे ख़त्म हुए। और फिर हम इसके आफ्टर मैथ देखेंगे कि इन क्राइसिस के ख़त्म हो जाने के बाद किस किस्म के हालात पैदा हुए। ठीक है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्यूब है। ठीक है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और अगर हम रशिया देखें तो ये वाला जो है ये रशिया है। तो रशिया ने क्यूबा में मिसाइल रखे थे। ठीक है, तो ये क्यों रखे थे, किस वजह से रखे थे, इसको अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे क्या। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अक्टूबर क्राइसिस भी कहा जाता है। ये 16 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर 1962 तक रहे थे। अक्टूबर क्राइसिस इन्हें क्यूबा में कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कैरिबियन क्राइसिस भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें मतलब क्यूबन क्राइसिस भी कहा जाता है। इसके अलावा ये क्लोजेस्ट ऑफ कोल्ड वार था कि कोल्ड वार की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें क्यूबन क्राइसिस ऐसे क्राइसिस थे कि जिसमें दो सुपर पावर सबसे ज़्यादा करीब आ गई थी आपस में। ठीक है, कोल्ड वार न्यूक्लियर वार के बहुत ज़्यादा करीब थी ये, कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की पैदा हो गई थी कि आप दोनों सुपर पावर्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करेंगी। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने जब क्यूबा में अपने मिसाइल प्लेस किए तो उसने कोशिश की कि इसको सीक्रेट रखा जाए, लेकिन अमेरिका का प्लेन था U-2। ठीक है, उसने इसकी फ़ोटोग्राफ्स ली कुछ जो कंस्ट्रक्शन साइट से क्यूबा में, तो उससे इस बात का पता चला कि क्यूबा में मिसाइल रखे जा रहे हैं या उसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह सोवियत यूनियन जो उसे सीक्रेट रखना चाहता था वो उसे ना रख सका। इसके आंसर में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नेवल क्वारंटाइन किया था। ठीक है, इसे ब्लॉकेट भी कहा जाता है। अक्टूबर 22 के क्यूबा के इर्द गिर्द, ठीक है, क्यूबा के इर्द गिर्द, ठीक है, एक ब्लॉकेट कायम कर दिया कि जब भी सोवियत यूनियन का कोई भी शिप अगर यहाँ पर मिसाइल रखने आए तो उसे ना रखने दिया जाए। तो इसके अलावा जब ये मिसाइल ख़त्म हो रहे थे तो टेंस नेगोशिएशन थी सोवियत यूनियन और रशिया के दरमियान और बिलाखिर एक एग्रीमेंट पहुंच गया। वो क्या एग्रीमेंट था वो हम देखेंगे। इसके अलावा ब्लॉकेट एंडेड ऑन नवंबर 21। जब एग्रीमेंट हो गया तो फिर नवंबर 21 को जो ब्लॉकेट थी वो भी ख़त्म होगी। ठीक है, इन क्राइसिस के ख़त्म हो जाने के बाद मॉस्को वाशिंगटन हॉटलाइन बनाई गई। ये क्या थी कि डायरेक्ट लिंक था वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान। इसके अलावा अगर हम वायर देखें कि न्यूक्लियर वेपन्स दोनों कंट्रीज़ के पास कितनी थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 26,000 थी और रशिया के पास सिर्फ 3,000 थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ की जो न्यूक्लियर वेपन्स थी, न्यूक्लियर पावर थी, वो कितनी थी। ज़ाहिर बात है अमेरिका इसमें भारी था, अमेरिका के पास ये ज़्यादा थी। तो ये इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थे। इसके बाद हम देखते हैं बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कि बे ऑफ पिग्स इन्वेजन क्या थी। इसको आप कह सकते हैं कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एक बैकग्राउंड है या उसका एक काज भी है। तो उसमें पहले क्या हुआ कि 1959 में क्यूबन रेवोल्यूशन आया। क्यूबन रेवोल्यूशन में फिल्ड कास्ट्रो ये पावर में आया। फिल्ड कास्ट्रो बेसिकली एक कम्युनिस्ट था और इसने पावर में आते ही सोवियत यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात रखे। तो एक ऐसा कंट्री अब मैप देख सकते हैं जो अमेरिका के नज़दीक है लेकिन ताल्लुकात रखे सोवियत यूनियन के साथ जो कम्युनिस्ट है। और उस दौर में आप कम्युनिज़म और कैपिटलिज्म की वार भी थी, कोल्ड वार थी, तो ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद ना था। ठीक है, तो कास्ट्रो को हटाने के लिए अमेरिका ने एक मिलिट्री इन्वेजन की। ठीक है, CIA की मदद से 17 अप्रैल 1961 को, और ये इन्वेजन बिल्कुल फेल हुई थी। अब ये इन्वेजन किन की मदद से की गई थी? इनमें जो ज़्यादातर लोग थे वो क्यूबन एग्जाइल्स थे जो अमेरिका में थे और इनको ट्रेन किया था CIA ने। इसमें कुछ अमेरिकन ऑफिसर भी थे लेकिन अक्सरियत क्यूबन एग्जाइल्स की थी। इस इन्वेजन का सबसे बुनियादी मकसद ओवरथ्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और फिल्ड कास्ट्रो के इसका बुनियादी मकसद ही कास्ट्रो को हटाना था ताकि वहाँ से कम्युनिज़म जाए और अमेरिका का जो पपेट है या अमेरिका की जो पसंदीदा लोग हैं वो उसमें हुकूमत में आए। अब जब ये इन्वेजन हुई थी तो इन्वेजन होने के 3 दिन के अंदर ही जो इन्वेडर्स थे उनको शिकस्त हुई थी। इस इन्वेजन से पहले, ये तो 1961 में हुई थी। ठीक है, इस इन्वेजन से पहले 1960 में आइजनहोवर जो था, जो कैनेडी से पहले प्रेसिडेंट था, उसने तकरीबन 13.1 मिलियन दिए थे CIA को, एलोकेट किए थे कि वो किसी तरह कास्ट्रो को हटाएं पावर से। ठीक है, मिलिट्री रिजम चेंज करें, कास्ट्रो को हटाएं और किसी कैपिटलिस्ट को लेके आएँ। ठीक है, ताकि उसका रशिया के साथ करीबी ताल्लुक़ ना हो। इसके अलावा
जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन्वेजन चूँकि फेल हुई थी, इस फेल्ड इन्वेजन ने कास्ट्रो की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया और उसे एक नेशनल हीरो बनाया। अब चूँकि ये इन्वेजन फेल हुई थी तो इसकी वजह से क्या हुआ कि क्यूबन सोवियत रिलेशन जो थे ये फर्दर स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। इसके अलावा सोवियत यूनियन को एक काज मिल गया, एक वजह मिल गई कि वो क्यूबा में आए और क्यूबा में ठहरे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली आप कह लें बे ऑफ पिग्स एक काज बना कि जिसमें जो एक फेल्ड इन्वेजन थी और उसने सोवियत यूनियन को इनवाइट किया कि वो खुद क्यूबा में आए। तो इसके बाद बेसिकली प्रॉपरली सोवियत यूनियन ने क्यूबा में कुछ मिसाइल्स रखे, ठीक है, और उसके बाद से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि वाई सोवियत यूनियन प्लेस्ड मिसाइल्स ऑन क्यूबा, कि क्या वजह थी जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने मिसाइल रखे। तो उसमें सबसे पहला नंबर तो बड़ा क्लियर है कि जिसमें रिस्पॉन्स टू यूएस मिसाइल्स इन टर्की, कि इससे पहले सोवियत यूनियन ने तो 1962 में मिसाइल रखे थे क्यूबा में। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की में, इटली में, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में कुछ मिसाइल रखे थे, ठीक है, पूरे यूरोप में। तो आप ये सबसे नीचे देख सकते हैं कि 60 मिसाइल्स इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 60 मिसाइल थे, 30 इन इटली एंड 15 इन टर्की। अब टर्की चूँकि बिल्कुल रशिया के साथ था, इसलिए रशिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा टर्की से था, ठीक है, कि कल को अगर कोई वार होती है, कोई न्यूक्लियर वार होती है, तो अमेरिका के जो मिसाइल टर्की में है यहाँ से वो डायरेक्टली मॉस्को को या जो रशिया के इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसके जवाब में रशिया के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेस नहीं थी कि जहाँ से वो यूनाइटेड स्टेट्स को अटैक कर सके। तो इस चीज़ को लेवल करने के लिए रशिया ने क्या किया कि क्यूबा में मिसाइल रखे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू यूएस मिसाइल्स इन टर्की, के जो टर्की में यूनाइटेड स्टेट्स के मिसाइल थे उनके जवाब में क्यूबा में मिसाइल रख दिए। इसके अलावा क्रुश्चोव जो उस वक्त सोवियत यूनियन के लीडर थे, उसने क्या किया कि इस चीज़ को लेवल कर दिया कि अगर अमेरिका रशिया पर अटैक करता है, ठीक है, अगर टर्की के ज़रिए या यूके में या इटली में जो मिसाइल हैं, तो क्यूबा में जो मिसाइल होंगे उनके ज़रिए डायरेक्टली और इमीडिएटली फौरी वो हमला कर सकता है अमेरिका पर। इसके अलावा अमेरिका यूएसएसआर ने क्या मौक़िफ़ अपनाया कि वो हेल्प करना चाहता है क्यूबा की और क्यूबन पीपल की, क्योंकि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक इन्वेजन हुई थी जो अमेरिका ने की थी। तो इसी चीज़ को जवाब बनाया सोवियत यूनियन ने कि वो क्यूबा की हेल्प करना चाहता है और क्यूबन पीपल की हेल्प करना चाहता है, जो अमेरिका को एक थ्रेट, एक ख़तरा समझते हैं। इसके अलावा रशिया ये भी चाहता था कि वो मुहैया करे इस बात को कि अमेरिका किस हद तक रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वार में सबसे वो करीबी क्राइसिस था कि जिसमें दोनों सुपर पावर्स न्यूक्लियर वार तक आ गई थी। तो रशिया इस चीज़ को मुहैया करना चाहता था द एक्सटेंट द यूनाइटेड स्टेट्स कुड रिएक्ट, कि किस हद तक अमेरिका रिएक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद फर्दर जो पॉलिसीज़ होंगी वो आगे जाएंगी। इसके अलावा ये स्टैटिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेन काज यही था कि अमेरिका ने जो मिसाइल टर्की में रखे थे इससे रशिया को ख़तरा था। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए रशिया ने क्यूबा में मिसाइल रखे। इसके बाद हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट, कि किस तरह से रशिया ने क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय किए, ठीक है। तो अक्टूबर 1962 में, और इससे पहले ये एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो अक्टूबर 1962 के आगाज़ में ही सोवियत यूनियन ने कुछ अपने स्पेशलिस्ट भेजे, जिनमें वो लोग शामिल थे जो मिसाइल को कंस्ट्रक्ट करते थे। इसके अलावा उन्होंने मिसाइल्स को क्यूबा में फ़िट करना था। तो वो लोग आए और ये पूरे सीक्रेट यानी कि एक एग्रीकल्चरल जो एक ग्रुप था उसके साथ आए थे। अब ये कास्ट्रो के साथ मिले और कास्ट्रो ने इस चीज़ को अप्रूव किया कि रशिया क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट वाज वेरी सीक्रेट, कि ये डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी, हत्ता कि बाद में अमेरिका का जो U-2 प्लेन था, ठीक है, जो स्पे प्लेन था, उसने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली, उससे पता चला, लेकिन आखिरी हद तक अमेरिका ये ना जान सका कि किस नौयत के ये मिसाइल हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है। मतलब अमेरिका को आखिरी हद तक ये क्लियर नहीं था कि इसमें क्या चीज़ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट था। इसमें वो साइंटिस्ट या वो स्पेशलिस्ट जो क्यूबा में आए थे उन्हें वो मशीन ऑपरेटर्स के तौर पर, इरिगेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर, एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट के तौर पर, मतलब इन नामों से वो आए थे। इस हद तक ये सीक्रेट था। इसके बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट मिसाइल था जो क्यूबा में आया था वो ऑन द नाइट ऑफ सितंबर 8, वो सितंबर 8 की नाइट को आया था फर्स्ट मिसाइल। इसके अलावा जो सेकेंड मिसाइल था वो 16 को आया था। ये मिसाइल कौन थे? R-12 एंड R-14। इनकी रेंज कितनी थी? ये 2000 से 4000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकते थे। इनमें न्यूक्लियर वेपन्स होती, वारहेड्स होते, ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर वेपन ज़्यादातर थी, ठीक है। तो एक मिसाइल से बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। तकरीबन ये जो 4000-R-14 मिसाइल है ये क्यूबा से वाशिंगटन को डायरेक्ट अटैक कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका की जो एयर बेसेस थी इनको अटैक कर सकता है, मतलब ये काफ़ी तबाही मचा सकता था, ठीक है। तो ये वाले मिसाइल सबसे पहले रशिया ने क्यूबा में डिप्लॉय किए।
इसके बाद क्या हुआ कि 14 अक्टूबर को U2 फ्लाइट, ये एक प्लेन था, उसने तकरीबन 928 पिक्चर्स ली ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स के क्यूबा में। वो इलाके जहाँ पर ये मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, ठीक है। तो इससे अमेरिका को पता चला कि क्यूबा में कुछ मिसाइल्स हैं, और उसके बाद ये क्राइसिस फर्दर आगे बढ़े। तो डिप्लॉयमेंट तकरीबन ये आखिरी पॉइंट के अलावा कि किस तरह रशिया ने उसमें क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय किए। इसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पांस के, अमेरिका ने इसको रिस्पांस कैसे किया। तो तकरीबन 6 किस्म के रिस्पांस थे। पहला तो था कि डू नथिंग, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने 6 तरह के रिस्पांस दिए। इसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही है और क्यूबा में अगर मिसाइल आए हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि अमेरिका के पास वाज़िया बढ़तरी है, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा वेपन्स है। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, तकरीबन 27,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे और रशिया के पास सिर्फ 3,000 थे। तो अमेरिका के पास एक वाज़िया बढ़तरी थी, तो उन्होंने कहा कि इसका रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहिए, डू नथिंग। इसके अलावा दूसरा रिस्पॉन्स था कि डिप्लोमेसी करनी चाहिए, नेगोशिएशन करनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा था कि सीक्रेट अप्रोच, के सीक्रेटली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ था फुल इन्वेजन, के टोटली, पहले तो था लिमिटेड था, इसमें यह कहा गया कि फुली क्यूबा को इन्वेड किया जाए और वहाँ से कास्ट्रो को हटा दिया जाए। इसके अलावा जो मिसाइल्स हैं उसको डिसमेंटल कर दिया जाए। इसके अलावा पाँचवा यह था कि एयर स्ट्राइक, के सिर्फ वो इलाके जहाँ पर मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया जाए, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक भी बोलते हैं, और वहाँ से जो मिसाइल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। और सबसे लास्ट में जो था वो ब्लॉकेट था, ठीक है। इसमें क्या था कि क्यूबा के इर्द गिर्द का जो इलाका है उसे ब्लॉकेट कर दिया जाए और वहाँ पर कोई भी रशिया की शिप ना पहुँच पाए, ताकि जो फर्दर जो मिसाइल पहुँच चुके हैं वो तो पहुँच चुके हैं, इससे लेकिन जो फर्दर मिसाइल्स वहाँ पर आने वाले हैं वो ना आ सके, उनको रोका जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सबसे लास्ट वाली ऑप्शन थी ब्लॉकेड, इसको कंसिडर किया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि 926 किलोमीटर की ब्लॉकेड थी और ये 22 अक्टूबर को लगाई गई, इसको अप्लाई किया गया। इसके अलावा इन क्राइसिस के जवाब में CIA ने कुछ चीज़ें मिस इंटरप्ट भी की, ठीक है। जैसे कि CIA का ख्याल था कि क्यूबा में तकरीबन 10,000 सोवियत आर्मी है और 1 लाख क्यूबा की आर्मी है, लेकिन हकीकत में वो 43,000 सोवियत के थे और 270,000 तकरीबन क्यूबा की आर्मी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को मिस इंटरप्ट किया। इसके अलावा अमेरिका कभी भी इस चीज़ को ये ना जान पाया कि क्यूबा में न्यूक्लियर वारड कितने हैं, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल कैसे हैं, किस नौयत के हैं, किस जगह पर हैं। ये तो पता था इस प्लेन्स के ज़रिए, कुछ पिक्चर्स मिल गए थे U2 प्लेन्स के ज़रिए कि उसमें मिसाइल्स हैं, लेकिन इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं था कि किस किस्म के ये मिसाइल हैं और वो कितनी न्यूक्लियर पावर रखते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 25 को यूनाइटेड नेशन का एक एमरजेंसी सेशन भी बुलाया गया, जिसमें अमेरिका ने इस चीज़ के जो उन्होंने पिक्चर्स ली थी U2 प्लेन्स के ज़रिए। पहले तो रशिया इस चीज़ को डिनाई करता था कि क्यूबा में किसी किस्म के कोई मिसाइल नहीं है, क्यों न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 25 को जब UNO का एमरजेंसी सेशन बुलाया गया सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसमें अमेरिका ने वाज़ा तौर पर पब्लिकली वो पिक्चर्स दिखाई कि जिसमें क्यूबा में जो मिसाइल्स थे वो वाज़ा तौर पर नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सेस थे जो रशिया के क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय करने में अमेरिका ने दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड ऑफ क्राइसिस के ये क्राइसिस ख़त्म कैसे हुए। तो उसमें सबसे पहले तो आता है डिलिब्रेशन बिटवीन खुशोफ एंड कैनेडी, के जो सोवियत यूनियन का लीडर था और जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उनके दरमियान कुछ निगोशिएशन हुई, ठीक है, एग्रीमेंट्स हुए, उससे ये क्राइसिस ख़त्म हुए। इनमें क्या शामिल था, इनमें ये 2 चीज़ें अहम हैं। इसमें अक्टूबर 26 को USSR ने ऑफ़र किया यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो क्यूबा में जो मिसाइल हैं उसको विदड्रॉ करेगा, उसको निकाल लेगा, उसको डिसमेंटल करेगा, अगर अमेरिका इस चीज़ की तस्दीक करे कि वो क्यूबा में इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर 27 को USSR ने अमेरिका को ये ऑफ़र किया कि वो क्यूबा से मिसाइल निकाल लेगा, विदड्रॉ करेगा, अगर अमेरिका टर्की में जो मिसाइल रखें उसको विदड्रॉ करे या उसको डिसमेंटल करे, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये 2 ऑफ़र्स USSR ने दी, एक तो अमेरिका क्यूबा में इन्वेड नहीं करेगा, दूसरा टर्की में जो मिसाइल रखे हैं उसको अमेरिका निकालेगा। अगर ये दोनों शराइत अमेरिका पूरी करता है तो उसके बदले में USSR क्यूबा में से अपने मिसाइल निकाल लेगा। इसमें अब क्या था कि कैनेडी सीक्रेटली एग्रीड, कि कैनेडी ओपनली नहीं, मतलब सीक्रेटली इस बात पे राज़ी हो गया कि वो टर्की से मिसाइल निकालेगा अगर पहले USSR क्यूबा में से मिसाइल निकालेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले फिर USSR ने अपने मिसाइल बाहर निकाले, मतलब 5 और 9 नवंबर
ठीक है। यहाँ 5 से 9 नवंबर में क्या हुआ कि तकरीबन 42 मिसाइल्स रशिया के निकाले गए 8 शिप्स पर। इसके अलावा 5 to 6 दिसंबर मज़ीद 11 से 28 मिसाइल जो थे रशिया ने वो यहाँ से निकाले। तो आप देख सकते हैं कि 5 से नवंबर और दिसंबर का जो महीना था इसमें रशिया ने क्यूबा में से मिसाइल निकालना शुरू कर दिए। अब इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया कि अप्रैल 24, 1963 यूएस रिमूव्ड मिसाइल फ्रॉम टर्की, कि अमेरिका ने जो मिसाइल टर्की में रखे थे वो निकालना शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये मिसाइल ख़त्म हुए कि पहले रशिया ने क्यूबा में से मिसाइल निकाले, उसके जवाब में अमेरिका ने टर्की में से अपने मिसाइल निकाले। इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर मैथ के इस सारे क्राइसिस के आफ्टर मैथ क्या थे। तो उसमें सबसे पहले तो आता है एम्बैरसमेंट फॉर खुश्चोव एंड सोवियत यूनियन। हम पीछे देख चुके हैं कि पहले सोवियत यूनियन ने क्यूबा में से मिसाइल निकाले, उसके बाद उसने अमेरिका ने टर्की में से मिसाइल निकाले। तो इस चीज़ को एम्बैरसमेंट के तौर पर लिया गया, ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन के जो ऑफिसर्स थे, सोवियत यूनियन के रशिया के जो आम पब्लिक थी, उन्होंने भी इस चीज़ को मतलब एक डिफीट के तौर पर लिया कि रशिया को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में डिफीट हुई है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं था। अमेरिका के जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि ग्रेटेस्ट डिफीट इन आवर हिस्ट्री। बेसिकली अमेरिका के जो कमांडर थे उनका ये मानना था कि अमेरिका को ये चाहिए था कि वो क्यूबा में फुली इन्वेड कर देता, लेकिन चूँकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया था, लिहाजा उनका मानना था कि ये ग्रेटेस्ट डिफीट इन आवर हिस्ट्री है। इसके बाद अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में जो कास्ट्रो था उसे सोवियत यूनियन से थोड़ी नाराज़गी थी, क्योंकि पूरे क्यूबन क्राइसिस में जो सोवियत लीडर था खुर्शोव और कैनेडी था, इन्होंने आपस में जो मामला तय करने थे वो तय किए थे। इसके अलावा जब मिसाइल निकाले जाने थे क्यूबा में से तो कास्ट्रो से बिल्कुल नहीं पूछा गया, ठीक है। तो कास्ट्रो को इस बात का दुख था, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद भी कास्ट्रो ने सोवियत यूनियन के साथ ही ताल्लुकात अपने रखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यूबा का ये कहना था कि उससे बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया। तो इसके अलावा इन क्राइसिस के बाद एक हॉटलाइन क्रिएट की गई मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान। ये हॉटलाइन एक डायरेक्ट हॉटलाइन थी कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स आपस में डायरेक्टली रब्ता कर सकते थे और बहुत ज़्यादा कम वक्त में रब्ता कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन बोथ साइड्स के इसमें क्या हुआ कि तकरीबन ये 13 डेज तक क्राइसिस रहे थे, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोल्ड वार के सबसे डेडली क्राइसिस थे कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक न्यूक्लियर वार के करीब पहुँच चुके थे। तो इसमें एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखा गया कि दोनों कंट्रीज़ किस हद तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकती हैं। इसके अलावा ये केस स्टडी भी बनता है कि एक स्टेट्स किस तरह डिसीजन लेती हैं और बहुत थोड़े वक्त में किस तरह इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये थे ओवरऑल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के जिसमें टर्की में अमेरिका ने मिसाइल रखे, उसके जवाब में रशिया ने क्यूबा में मिसाइल रखे। फिर ये क्राइसिस चलते रहे, अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया और फिर एग्रीमेंट्स हुए और ये क्राइसिस ख़त्म हुए। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।